अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में एक रिलेशन आपको आर दिया है जिसके अंतर्गत एक पेयर है P1, P2 और यहाँ से संबंध बनाया ये है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है से परिभाषित है। तो आर एक दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। उसके बाद भी इसमें एक और पार्ट दिया है जो दिया कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय को ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले समुच्चय ए के अंतर्गत आपको जो रिलेशन दिया उसको लिख देते हैं। रिलेशन क्या दिया वो देखते हैं। तो एक पेयर दिया है जो P1, P2 है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत रिलेशन ये बना है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। ये आपको क्या ये रिलेशंस दिया है कि पेयर एक ऐसा आपका P1 P2 का है जिसके अंतर्गत जो भी भुजाएं सब समान है। P1 की जितनी भुजाएं उतना P2 की भुजाएं हैं। तो दिखाना है कि एक तुल्यता है, तो तुल्यता चेक करने के लिए सबसे पहले इसको स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य में मान लीजिए कि आप P1 उठाते हैं तो अगला एलिमेंट्स भी क्या उठाना पड़ेगा P1, क्योंकि स्वयं के बराबर चेक करते हैं। तो P1 जब उठाएंगे, मान लीजिए P1 इससे बिलोंग करते हैं, तो P1 उठाने पर आपका ये पुष्टि होना चाहिए। मतलब P1, P2 है तो भाषा बन क्या रहा है कि P1 P2 में भुजाओं की संख्या सेम है। और P1 उठाएंगे तो भाषा क्या बनेगा कि P1 और P1 की भुजाओं की संख्या समान है। अब आप ही बताइए, सेम वस्तु की भुजाओं की संख्या समान होगी कि नहीं। मान लीजिए कि ये आपका 12th का मैथ का बुक है, मैं एक और 12th का मैथ का बुक NCERT ही ले लूँ, तो क्या दोनों में पेजों की संख्या समान नहीं होगी। कोई भी वस्तु स्वयं की क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। तो P1 उठा रहे हैं तो ऐसा भाषा बनेगा P1 की भुजाओं की संख्या के समान है। इसका मतलब इनकी जितनी भुजाओं होगी सब आपस में समान होगी। तो लिख देते हैं चूंकि P1, P1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, अतः यह स्वतुल्य है। अब दूसरा चेक करते हैं सममित में। सममित में क्या करता है, मान लीजिए P1, P2 यदि R से बिलोंग्स कर रहा है तो इसको उलटने पर भी R से बिलोंग्स करनी चाहिए। चलते उठाते हैं P1, P2 उठाकर चलते हैं यदि पेयर, तो भाषा क्या बनेगा कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अब इसको ये देखते हैं, यदि P1 में जितना पेज है उतना ही P1 की जितनी भुजा उतनी ही भुजा किसके, P2 की भी है। मतलब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब P1 में जितनी भुजा उतना P2 में है, और P2 में जितनी भुजा उतना P1 में है। तो यहाँ पर P1 P2 की भुजा संख्या समान है। यहाँ पर पहले ये उलट के लिखते हैं P2 और P1 की भुजाओं की संख्या समान है, या ये भी लिख सकते हैं P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ऐसा लिखने का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि P1 में जितनी भुजा उतना P2 में भी है। तो पहले P2 को लिख देंगे, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। अब देखिए इसमें भी भुजाओं की संख्या समान हो रही है, तो यहाँ से पेयर आपका ये बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि P2 और P1 भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, अतः यह क्या है, सममित संबंध है, अतः यह सममित है। अब तीसरा चेक करते हैं संक्रामक में आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए समुच्चय ए के अंतर्गत। तो लेकर चलते हैं, माना कि P1, P2, P3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, समुच्चय ए से बिलोंग्स आपका कर रहा है। P1, P2, P3 ले लिया, जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, समुच्चय ए से। अब इसलिए यहाँ पर संबंध बना रहे हैं कि P1 और P2 लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर भाषा क्या बनेगा कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यही भाषा बनेगा, ठीक है। तथा मान लीजिए P1 P2 लेकर चल दिया मैं, ये अब लेकर चलते हैं P2, P3 लेकर चलते हैं P2, P3, तब भाषा बनेगा यहाँ पर P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है।
ठीक है, मतलब P1 और P2 लेकर चला, जब रिलेशन मान लिया कि R के अंतर्गत है ये P1 P2, तो यहाँ शर्त बन जाएगा P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। जब P2 और P3 भी मान लीजिए रिलेशन के अंतर्गत लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर P2 और P3 की भी भुजाओं की संख्या समान होगी। तब ये बताना है कि जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 क्या P3 के समान होगा कि नहीं होगा। कैसे देखिए, P1 में जितना भुजा उतना ही भुजा किसमें P2 में है, P2 में जितना भुजा उतना ही P3 में है। इसका मतलब P1 में जितनी भुजा होगी उतनी भी किसमें भुजा हो जाएगी, P3 में। तो लिख सकते हैं या P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या होंगी, समान होगी। P1 और P2 की P3 की P1 और P3 ना होगी, P1 और P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। तो लिख देते हैं चूंकि P1, P3 बिलोंग्स कर रहा है किसके अंतर्गत, R से, अतः यह संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। तो इस तरह से आपको देखने को क्या मिल गया कि यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और क्या है, संक्रामक भी है। जब तीनों हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार R क्या हो गया, आपका एक तुल्यता संबंध हो गया। अब इसमें सेकेंड पार्ट पर जरा सा गौर करेंगे। देखिए वो सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट है यहाँ पर कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय आपको निकालनी है। मतलब 3, 4, 5 भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो बताना है कि वो किस समुच्चय के अंतर्गत आपके आएंगे। तो इधर साइड में मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले सेकेंड पार्ट। चूंकि पहले दिया क्या है कि चूंकि R है 3, 4, 5 लंबाई वाले, दिया है, पहले उसको लिखो, दिया है 3, 4, 5 लंबाई वाले एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो बताना है कि ये जो है ना कौन से समुच्चय के अंतर्गत आएंगे, यानी ए का मान निकालना है। तो लिख सकते हैं इसलिए ए बराबर, अब बताएंगे समकोण त्रिभुज किसका समुच्चय हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज किसका समुच्चय होगा, त्रिभुजों का। क्योंकि त्रिभुजी के प्रकार में ही आपको पढ़ना, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, आपको ऐसे पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये सब जो भी होते हैं ना, समकोण त्रिभुज चाहे जो भी, वो सब किसका समुच्चय होता है, त्रिभुजों का समुच्चय होता है, त्रिभुज के अंतर्गत ही आते हैं। तो 3, 4 लंबाई वाले, 3, 4, 5 लंबाई वाले एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो बताना है कि किस समुच्चय से बिलोंग्स करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी जो यहाँ समुच्चय बनेगा वो सभी त्रिभुजों का, यानी इससे संबंधित जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि जितने भी त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सभी त्रिभुजों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आपका क्या बन गया, सेकेंड पार्ट भी इसका क्लियर हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित एक समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है ना, और L के अंतर्गत आपको एक रिलेशन दिया हुआ, देख सकते हैं किताब में। तो बताना है कि R एक तुल्यता संबंध है, और इसका सेकेंड पार्ट भी है कि यदि रेखा Y बराबर इतना संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी आपको बता देनी है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर पहले L के अंतर्गत आपको रिलेशन क्या दिया वो देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में L के अंतर्गत आपको एक रिलेशन और पेयर पहले दिया है L1, L2, ठीक है ना, जिसमें बोल क्या रहा है कि L1 समानांतर है L2 के, कि L1 समानांतर है किसके, L2 के। जब L1 L2 एक पेयर है तो यहाँ बोल रहा है कि L1 किसके समानांतर है, L2 के। ये आपको एक रिलेशन क्या दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे स्वतुल्य, समित, संक्रामक। जब तीनों हो जाएगा तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले स्वयं के बराबर चेक करेंगे, L1 उठाएंगे L1, तो यहाँ से क्या ये संभव हो सकता नहीं कि L1 पैरेलल हो L1 के। ठीक है, तो ये कोई भी वस्तु अपने आप के क्या होती है, पैरेलल होती है। स्वतुल्य चेक करने के लिए L1 उठाएंगे तो अगला एलिमेंट्स भी L1 ही उठाना पड़ेगा। तो L1, L1, इससे शर्त क्या बनेगा इसके अनुसार कि L1 पैरेलल है किसके, L1 के। अतः पहले यहाँ पर लिख दो, चूंकि L1, L1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, R के अंतर्गत आ रही है।
अतः यह समतुल्य है। अब दूसरा चेक करते हैं सममित, ठीक है ना। सममित में क्या करते हैं, मान लो ये पेयर उठा लिया आर के अंतर्गत है, तो इसको उलटने के बाद भी आर के अंतर्गत ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे L1, L2 उठा लिए, तो शर्त के अनुसार बन जाएगा कि L1 पैरेलल है किसके, L2 के। अब सोचिए L1 समानांतर L2 के, तो क्या L2 समानांतर नहीं है L1 के, ये भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या L2 समानांतर हो जाएगा किसके, L1 के। L2 किसका समानांतर हो जाएगा, L2 समानांतर हो जाएगा L1 के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि L2, L1 भी किसका एलिमेंट्स आ रहे हैं, आर के, अतः यह एक सममित संबंध भी है। क्या है, सममित है। अब तीसरा में 3 एलिमेंट्स आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना कि L1, L2, L3 बिलोंग्स कर रहा है L से, क्योंकि जितना भी ये सब L के अंतर्गत ही आपका दिया हुआ है, ठीक है। L1, L2, L3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, L से। अब चलते हैं, इसलिए L1, L2 जब उठाएंगे पेयर, तो इसका अनुसार बनेगा कि L1 पैरेलल है किसके, L2 के, ठीक है। तथा L2, L3 उठाकर चलते हैं, तब शर्तानुसार हो जाएगा कि L2 पैरेलल है किसके, L3 के। अब देखिए कि L1 पैरेलल है किसके, यहाँ पर मैं साइड में आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपका L1 है और समानांतर है किसके, L2 के। L1 समानांतर L2 का, L2 के समानांतर आपका L3 है, यानी L1 समानांतर L2 के, L2 समानांतर L3 के। तो बताना है कि क्या L1 L3 के समानांतर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, L1 भी L3 के समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि L1 पैरेलल हो जाएगा किसके, L3 के। जब L2 समानांतर है, L1 समानांतर L2 के, L2 समानांतर है L3 के, तो यहाँ पे L1 भी समानांतर किसका हो जाएगा, L3 के। लिख दें L1 पैरेलल क्या हो जाएगा, L3 के। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि L1, L3 बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, ठीक है ना। यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। इसलिए आर एक संक्रामक है। क्या है, आर एक संक्रामक है। तो इस तरह से आपका स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। जब तीनों हो गया तो इसको क्या लिखेंगे कि यह तुल्यता संबंध है। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध, इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए, इतना होने के बाद इसका एक और सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, सो देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपको एक रेखा दिया है, y बराबर इतना आपको रेखा दिया हुआ है, तो दिखाना है कि इससे संबंधित सभी समुच्चयों को आपको ज्ञात करना। तो सेकंड पार्ट की जरा सा चलते हैं। सेकंड पार्ट ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो y बराबर आपको एक रेखा दे दिया, ठीक है ना, रेखा का समीकरण दिया हुआ है। y बराबर यहाँ पर लिख देते हैं रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर 2x + 4 दिया हुआ है, ठीक है। y बराबर 2x + 4। अब देखो, रियल में अगर रेखा का समीकरण देखी जाए तो रेखा का रियल में समीकरण क्या होता है मालूम है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, रियल में रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर mx + c होता है, जहाँ पर c अचर है, m क्या स्लोप है, उसका ढाल है, ठीक है। तो रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है, ये होता है mx + c होता है। अब इससे इनकी तुलना करी जाए तो m का मान 2 हो गया और c का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ m का मान, इससे तुलना करते हैं तो m का मान 2 हो गया और c का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलिए, इसका समुच्चय तो ये किससे संबंधित है, तो ये y बराबर किससे संबंधित है, mx + c। अब m का मान 2, 3, 4, 5, c का मान 1, 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी रखेंगे तो उसी के अनुसार आपका यहाँ पे क्या बनेगा, समीकरण बनते चलेगा, समीकरण बनते चलेगा। यानी ये यहाँ पर जो भी समीकरण आपको देगा वो सब इसी का क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। तो इस रेखा का उपसमुच्चय जो होगा ना, ये होगा y बराबर mx + c, क्योंकि जो भी यहाँ पर मान आएंगे, m का मान रखने पर c का मान रखने पाएंगे, तो जो भी मान होंगे वो सब इसी के अंतर्गत आपके आएंगे। तो लिख देते हैं, पहले निकालना क्या उसके अनुसार चलिए। इसमें अंत में दिखाना है कि इतना से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो लिख देते हैं, इसलिए y बराबर 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय, सभी रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x, सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर
2x सॉरी सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा mx आप प्लस हो जाएगा c। यहाँ पर जो भी मानेंगे सब इसी के अंतर्गत आप कहेंगे, सब इसी का उपसमुच्चय या समुच्चय आपके होंगे। तो y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है कि एक समुच्चय आपको दिया 1 2 3 4 5 का और एक रिलेशन आपको दिया, यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं और किताब में भी अपना रिलेशन देखिए। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, ठीक है ना। यानी आपको ऑप्शन भी चाहे दिया कि स्वतुल्य है कि नहीं, समित है कि नहीं, सब जांचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जांच करते हैं कौन स्वतुल्य, कौन समित है, कौन संक्रामक है। तीनों जांच करने के बाद उसी के अनुसार इसका आंसर हम लोग दे देंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव आंसर इसका सही होगा। चलिए 1 नंबर इसका जांच करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य, तो मान लो कि ये समुच्चय दिया है तो इसमें 1,1 उठाते हैं। 1 का 1 पर चेक करें क्योंकि स्वतुल्य का स्वयं से चेक करते हैं। तो 1 का 1 से उठाएंगे तो 1 1 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, इसमें R से बिलोंग कर रहा है। 2 उठाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 2,2 उठाएंगे तो 2,2 ही बिलोंग्स करेगा किससे, R से। 3,3 उठाएंगे तो 3,3 भी बिलोंग्स करेगा R से, देख सकते हैं 3 इसमें भी है। और 4 उठाएंगे तो 4,4 भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से। वह यहाँ पर देख सकते हैं 1 1 उसका 2 2 3 3 4 4 सारे एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आ रहे हैं। यानी ये स्वयं के क्या है, बराबर है, यानी स्वयं एक क्या कर रहा है, संबंध बना रही है। अतः यह स्वतुल्य है, अतः यह स्वतुल्य है। अब बी नंबर चेक करते हैं समित। मान लो कि यहाँ पर ये उठाते हैं कि 1,2 बिलोंग्स किया है किससे, R से। ये 1,2 इसके अंतर्गत आ रही है तो इसको उलटने के बाद भी तो आनी चाहिए ना। तो लिखते हैं 2,1, तो 2,1 के इसके अंतर्गत आ रही है, देखिए कहीं है 2,1 नहीं, यहाँ पर लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह सम्मित नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है थोड़ा सा ये ध्यान देंगे बस। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक एलिमेंट्स उठा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, 1,3 और 3,3 उठाते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं ये वाला उठाते हैं, 3 3 और 3 2 उठाते हैं, क्योंकि जानते हैं ए बी और बी से सी आपकी जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3,3 बिलोंग्स कर रहा है किस R से, क्योंकि R के अंतर्गत आ रही है, तथा 3,2 ये भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से। 3,3 और 3,2 ये दोनों R से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इसका शुरू और अंतिम वाला एलिमेंट्स भी मिलनी चाहिए आपको। तो क्या होगा 3,3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3,2 जो एलिमेंट शुरू का अंतिम से 3,2 जो एलिमेंट्स बनेगा वो क्या, और R के अंतर्गत आ रही है, तब पर बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, R, क्योंकि यहाँ पर है तो लिख सकते हैं अतः यह संक्रामक है। अतः क्या है, ये संक्रामक है। कैसे मैंने चेक किया संक्रामक, 3,3 3,2 आप और भी इसमें एलिमेंट्स उठा सकते थे। जैसे मान लीजिए 1,2 और 2,2 उठाते तो 1,2 इसके अंतर्गत आ जाती है आपको। तो यहाँ पर 3,3 और 3,2 उठा लिया तो शुरू का अंतिम से एलिमेंट्स जाएंगे तो 3,2 बनेगा, तो 3,2 इसके अंतर्गत यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब ये संक्रामक है। यानी इस तरह से यह स्वतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अतः यह क्या क्या है, अतः यह स्वतुल्य और क्या संक्रामक है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है आपका बी जो है ना स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। यानी आपका इसका अनुसार आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव है, उसको भी जरा सा देख लेते हैं। देखिए बोला कि एन में आपको एक समुच्चय, एन समुच्चय में आपको एक रिलेशन दे दिया है, R बराबर क्या रिलेशन दिया, देखिए पेयर बना दिया A, B का, ठीक है। तो यहाँ पर सच डेट लगाया कि A का मान जो ना B घटाओ B के बराबर है, और बोला है कि B ग्रेटर देन 6 है, यानी B का मान 6 से बड़ा आपको उठाकर चलनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा आपको ये बतानी है। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, किताब खोल के देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ A का मान B-2 है, ठीक है ना। B का मान उठाने के लिए क्या बोला है, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा मतलब 7 8 9 ये सब उठा सकते हैं। चलते हैं जैसा इसको भी जांच हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चूंकि B ग्रेटर देन बोल रहा है कि 6 है, इसलिए B का मान क्या क्या चलेंगे 7 8 9 10 ऐसे डॉट डॉट, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है। B का मान 6 से अधिक उठाना है तो 6 से अधिक ये सारे मान आपके हो जाएंगे। इसलिए अब चलते हैं A का मान क्या दिया वहां से चलते हैं। A का मान B-2 उठाकर चलना है, A बराबर B-2। तो रिलेशंस क्या बनेगा आपका, यहाँ पर वो रिलेशन में बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए तो
यहाँ पर मैं रिलेशन जो बनाऊंगा वो बनेगा, मान लीजिए कि बी का मान मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ, क्योंकि बी का मान 6 से 12 रखना है, बी का मान 7 रखता हूँ तो ए का मान कितना आएगा, क्योंकि पेयर ए कमा बी बनाना है, ए कमा बी का, तो बी का मान 7 रखेंगे तो 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 5, यानी ए का मान निकलेगा 5, कब, जब बी का मान 7 रखेंगे। अब दूसरा मान लीजिए कि बी का मान 8 रखते हैं, बी का मान कितना 8 रखते हैं, तो यहाँ पर 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, यानी 6 कमा हो जाएगा 8, ठीक है। अब मान लीजिए 9 रखते हैं यहाँ पर, 9 बी का मान 9 रखेंगे तो 9 में से 2 घटेगा, हो जाएगा 7 9। ऐसे ही जब 10 रखेंगे यहाँ पर बी का मान तो हो जाएगा 8 10, ऐसे आपका क्या हो जाएगा कि रिलेशन तैयार हो जाएगा। अब देखिए आपको बताना है कि कौन सा अवयव उस रिलेशन के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, ऑप्शन ए जो दिया है ना वो 2,4 बोल रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है आर से। ऑप्शन बी जो दिया है वो 3,8 बिलोंग्स कर रहा है आपका आर से। ऑप्शन सी देख सकते हैं उसमें 6,8 बिलोंग्स कर रहा है किस में, आर से। और डी ऑप्शन है 8,7, 8, ऑप्शन जो डी है वो है 8,7 भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, 8 से। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं एक एक चेक करते हैं, क्या 2,4 8 से बिलोंग्स कर रहा है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 3,8 के 8 से बिलोंग कर रहा है, नहीं ये भी गलत है। 6,8 बिलोंग कर रहा है, देखिए 6,8 आपका इसके अंतर्गत आ रही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 15 और 16 दोनों का क्या होगा, दोनों का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।